हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने जो हमारी पिछली वीडियो के लिए प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 की बायोलॉजी के पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा है, और अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लें। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया को हम अच्छे से फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको। क्या थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? पराग कोश में जो पराग कोश होता है, एंड्रोसियम का भाग, पराग कोश में पराग कणों के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पराग कोश में पराग कणों के बनने की प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। तो दोस्तों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया हमें क्या सिखाती है कि पराग कोश में परागकण कैसे बनते हैं। और हमने आपको बताया था कि हम उस क्रिया को ये भी कह सकते हैं कि पराग कोश का विकास कैसे होता है। तो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया में पढ़ा था कि पराग कोश का विकास कैसे होता है, और जब उसमें परागकण बन के तैयार हो जाते हैं अच्छे से, तभी उसमें पराग कोश का विकास हमारा हो जाता है। तो जब पराग कोश का विकास हो जाता है, पराग कोश की बाह्य अवस्था जिसमें पराग कोश का संपूर्ण रूप से विकास हो जाता है, उसमें पराग कोश दिखता कैसा है, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा परिपक्व पराग कोश की संरचना। मतलब जो मैच्योर एंथर होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक रहेगा परिपक्व पराग कोश की संरचना। तो दोस्तों, हमें परिपक्व पराग कोश की संरचना के बारे में अध्ययन करना है। हमें केवल परिपक्व पराग कोश की संरचना के बारे में जानना है। तो दोस्तों, परिपक्व पराग कोश कौन सी अवस्था होती है? परिपक्व पराग कोश वह अवस्था होती है जिसमें पराग कोश अच्छे से परिपक्व हो जाता है, अर्थात पराग कोश पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। विकसित होने का मतलब क्या है? परागकण बन जाते हैं, और परागकण जो हमने बताया था आपको, पराग कोश में स्फुटन होता है और पराग कोश फट जाता है। जब पराग कोश की विकसित अवस्था आती है तब पराग कोश फट चुका होता है। तो हमें इसकी संरचना में पराग कोश को फटा हुआ ही दिखाना है। किस तरह से पराग कोश फट जाता है, अर्थात उसमें स्फुटन हो जाता है। पराग कोश कुछ इस तरह से दिखता है, और अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पराग कोश की संरचना के बारे में भी अच्छे से ध्यान होगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं परिपक्व पराग कोश की। वो तो जब पराग कोश में विकास चालू हुआ था उस समय की अवस्था थी, और ये अवस्था कब की है? जब पराग कोश विकसित हो चुका है। इस तरह से पराग कोश विकसित दिखाई देता है। और हमने आपको बताया था कि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, अर्थात परागधानियां होती हैं। किस तरह से होती हैं? ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं, और ये द्विपालित होता है। ये द्विपालित होता है, एक पाली इधर की ओर और एक पाली इधर की ओर, और एक पाली में 2 परागधानियां होती हैं, अर्थात टोटल कितनी हो जाएंगी? 2 इधर 2 इधर 4। ये तो होती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसी में माइक्रोस्पोर मदर सेल भरे रहते हैं। अब हमें इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करना है। तो दोस्तों, ये जो सबसे ऊपरी लेयर होती है पराग कोश की, वो क्या कहलाती है? सबसे ऊपरी लेयर कहलाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये सबसे ऊपरी लेयर है। आपको बस नाम याद रखने हैं क्रम से कि कौन सी लेयर पहले है। एपिडर्मिस है। तो दोस्तों, इसके बाद जो परत होती है, ये परत आपको दिख रही है, ये थोड़ी सी डार्क कर देते हैं। ये परत होती है एंडोथीसियस। एंडोथीसियम ये दूसरी परत होती है। पहली परत कौन सी होती है? एपिडर्मिस, और दूसरी परत एंडोथीसियम। और दोस्तों, जो तीसरी परत होती है ये कुछ इस तरह से
3 से 5 सेंटीमीटर तक होती है, इसे हम बोलते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर ये तीसरी परत है। और हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, इनके ऊपर एक पोषक स्तर पाया जाता है। पोषक स्तर पाया जाता है, वो क्या होता है? पोषक कोशिकाओं का जो स्तर होता है वो क्या कहलाता है? आपको जरूर पता होगा, बहुत अच्छे से हमने बताया था। उसका नाम होता है टेपिटम। ये भी एक लेयर होती है। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल इसमें भरी हुई हैं, इनके चारों ओर परत पाई जाती है। और ये परत किसके बाद होती है? यहाँ पर मिडिल लेयर समाप्त हो गई, अब क्या आ गई? टेपिटम। और इसका 5वां पार्ट होता है पॉलन चैम्बर। पॉलन चैम्बर क्या होते हैं? ये होते हैं, ये इन्हें हम जो हमारी सूक्ष्म बीजाणुधानियां हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम हैं, इन्हें हम पॉलन सैक भी बोलते हैं। ये होती हैं, ये क्या होती हैं? पॉलन सैक। और ये जो अवस्था है, ये जो परतें दिखाई गई हैं, ये किस अवस्था की हैं? जब परागकोश हमारा परिपक्व हो जाता है, अर्थात उसमें पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। बाहरी परत कौन सी है? एपिडर्मिस। और इसके बाद एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो परत होती है, एंडोथीसियम परत को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर या एंडोथीसियम एक ही बात है। तो जो दूसरी परत है वो कौन सी है? फाइब्रस लेयर या एंडोथीसियम। और उसके बाद जो परत आती है 3 से 5 सेंटीमीटर मोटी होती है, ये वो कौन सी होती है? मिडिल लेयर। और हमने आपको बताया था जो सूक्ष्म बीजाणुधानी, इन्हें हम पॉलन सैक भी बोलते हैं। ये जिसके अंदर जो सूक्ष्म बीजाणु कोशिकाएं हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, ये जिसके अंदर भरी रहती हैं, वो क्या बताया था? सूक्ष्म बीजाणुधानी। इसे हम पॉलन सैक भी बोल सकते हैं। और इनके चारों ओर एक पोषण कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है, जिसे हमने अभी तक 2-3 क्लासों में बताया है कि टेपिटम होता है। ये सूक्ष्म बीजाणु कोशिकाओं अर्थात माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर पोषण कोशिकाओं का स्तर होता है, ये टेपिटम। और फिर इसके बाद जो दूसरा जो 5वां पार्ट है क्रम के हिसाब से, वो कौन सा है? पॉलन सैक। तो दोस्तों, ये जो बाहरी परत एपिडर्मिस और इसके बाद एंडोथीसियम, इसे हम फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं, और फिर मिडिल लेयर, ये 3 से 5 जो परतें होती हैं इसकी, मिडिल लेयर की 3 से 5 परतें होती हैं इसकी। और फिर इसके बाद टेपिटम। टेपिटम क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों ओर पोषण कोशिकाओं का स्तर। इसके बाद फिर टेपिटम ही तो आता है, मिडिल लेयर खत्म हो जाती है यहाँ पर, फिर टेपिटम। और ये जो होता है इसे हम पॉलन सैक बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है? परिपक्व परागकोश की। आपको यहाँ पर अच्छे से चित्र क्लियर हो रहे हैं। देखिए कितना अच्छा चित्र बनाया है कि ये बाहरी लेयर डार्क दिखा दी, फिर उसके बाद एंडोथीसियम या फाइब्रस लेयर, फिर उसके बाद ये दिख रही है आपको, ये मिडिल लेयर हो गई, और फिर टेपिटम। और ये जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने परिपक्व परागकोश की संरचना को अच्छे से पढ़ लिया कि इसमें 5 पार्ट होते हैं। आपको पार्ट के नाम याद रखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको नाम याद रखने हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, पॉलन सैक। अब दोस्तों, आपको पता है कि परिपक्व परागकोश में किस तरह की अवस्था होती है। जब परिपक्व परागकोश हो जाता है, अर्थात परिपक्व परागकोश मतलब परागकोश में परागकण बन जाते हैं। परागकोश कब परिपक्व होगा? जब परागकोश में परागकण बन जाएंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर भरे होते हैं परागकण। या जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमने बताया था कि किस तरह से परागकण बनते हैं, तो इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं उनसे क्या बनते हैं? परागकण, जो हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। तभी तो हम कह रहे हैं कि वो क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन में। क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके अंतर्गत हमने सीखा था कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उनसे किस तरह से परागकण बनते हैं। अब परागकण बन जाते हैं, और जो परिपक्व अवस्था होती है उसमें केवल एक खासियत होती है कि जो इनके ये जो स्तर होता है, बाहरी स्तर, ये नष्ट हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। और ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं अर्थात परागकण होते हैं, ये बाहर आ जाते हैं।
परिपक्व अवस्था इसी तरह से प्रदर्शित की जाती है। ये अवस्था हमने आपको इसलिए दिखा दी कि ये अभी समझो अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है, बस इसमें परतें हैं। और जब इस तरफ की बिल्कुल परिपक्व अवस्था है और इसमें जो परागकण होते हैं ये फट जाते हैं। और हमने आपको बताया था इस स्थान पर फट रहे हैं, ये जो स्थान होता है इसे हम स्टोमियम बोलते हैं। तो परागकण इससे बाहर निकल जाते हैं और ये अवस्था परिपक्व अवस्था कहलाती है। किसकी? परागकोश की परिपक्व अवस्था कहलाती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो परागकण होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। तो ये तो रही हमारी परिपक्व परागकोश की संरचना की बात कि इसमें 5 संरचनाएं दिखाई देती हैं। बाहरी लेयर एपिडर्मिस, भीतरी लेयर एंडोथीसियम जिसे हम फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं, और 3 से 5 परतों वाली एक मिडिल लेयर होती है। फिर उसके बाद टैपेटम, और क्या होता है? पॉलिन सैक। अब क्या होता है जब परिपक्व परागकोश की संरचना की हम बात करते हैं, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो उसमें जो हमने बताया था कि ये जो 2 प्रकोष्ठ होते हैं ये आपस में नष्ट होकर केवल एक प्रकोष्ठ बना लेते हैं और इनसे मतलब नहीं रह जाता, फिर ये पूरा एक ही बन जाता है और इनसे परागकण निकलकर मिल जाते हैं एक दूसरे में और बाहर निकलने लगते हैं। जिस स्थान से निकलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमियम। और ये क्या बाहर निकले हमारे? पॉलिन। ये छोटे छोटे क्या हैं? पॉलिन ग्रेन। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम परिपक्व परागकोश की संरचना का चित्र आसानी से बना सकते हैं। अब दोस्तों परिपक्व परागकोश की संरचना के अंतर्गत हमने सीखा कि परागकण किस तरह से बाहर निकलते हैं और कौन कौन सी इसमें संरचनाएं दिखाई देती हैं। अब दोस्तों परागकण क्या होते हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन है कि परागकण क्या होते हैं। परागकोश तो आपने जान लिया कि जिसके अंदर परागकण बनते हैं वो परागकोश होता है, और किस तरह से बनते हैं वो भी आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ लिया। अब परागकण की संरचना के बारे में भी तो अध्ययन करेंगे हम कि परागकण किस तरह से दिखाई देता है। तो आज का अगला टॉपिक रहेगा परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलिन ग्रेन, और उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हैं जिन्हें अभी हम आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज के अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों परागकण किस तरह से दिखाई देते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों परागकण किस तरह से दिखाई देते हैं वो भी आपको बताएंगे। पहले आप परागकण के जो बेसिक्स हैं उन्हें जान लीजिए। परागकण के बारे में बेसिक बातें जान लीजिए जो सभी बच्चों को नहीं पता होती हैं और वो कंफ्यूज करती हैं। तो हम पहले परागकण के जो बेसिक्स हैं उन्हें हम क्लियर करेंगे। हमने आपको बताया था कि सभी पुष्पी पौधों में 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था स्पोरोफाइट और दूसरी अवस्था गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट अवस्था क्या होती है? जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो हमें यहाँ पर नर युग्मक बनाने हैं। जो नर युग्मक होते हैं वो हमारा जो पुष्प का जाइनोसियम भाग है वो मादा युग्मक का निर्माण करता है, और जो एंड्रोसियम भाग है उससे नर युग्मक बनते हैं। तो एंड्रोसियम के ही विषय में तो हम जान रहे हैं, तो हमें नर युग्मक का निर्माण करना है। तो दोस्तों ये जो अवस्था होती है वो गैमेटोफाइट कहलाती है, क्योंकि हमारा युग्मक बन रहा है। अब नर युग्मक बन रहा है तो कौन सी अवस्था होगी? इसे हम बोलते हैं नर गैमेटोफाइट। नर गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट अवस्था होती है ये। और ये जो परागकण होता है ये इस अवस्था की पहली सेल्स होती है, अर्थात पहली कोशिका होती है। तो आपको ये बेसिक पता लग गया परागकण के बारे में कि ये नर गैमेटोफाइट की पहली कोशिका होती है। परागकण होता है वो नर गैमेटोफाइट की पहली कोशिका होती है। इसी से नर युग्मक का निर्माण होगा। नर गैमेटोफाइट का मतलब क्या है कि वह अवस्था जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता हो, और उसमें पहली कोशिका कौन सी है? परागकण ही है, जिसकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आपको लग रहा है सरप्राइज कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे? परागकण। तो सीधे परागकण के बारे में बात करते तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आता। पहले इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लीजिए कि ये नर गैमेटोफाइट की पहली कोशिका होती है। इसी से नर युग्मक का निर्माण होता है। और जो परागकण होता है उसे हम
परागकण, उसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिन ग्रेन। और दोस्तों इसे हम सूक्ष्म बीजाणु भी बोल सकते हैं, सूक्ष्म बीजाणु। सूक्ष्म बीजाणु को इंग्लिश में माइक्रोस्पोर। इसे हम लघु बीजाणु भी बोल सकते हैं, लघु बीजाणु। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सूक्ष्म बीजाणु कहे, लघु बीजाणु कहे या परागकण कहे, एक ही बात है। यहाँ पर कह देता कि अब जैसे एग्जाम में आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि परागकण की संरचना के बारे में बताओ, और क्वेश्चन को घुमा भी सकता है कि नर गैमेटोफाइट की पहली कोशिका का संरचना पूर्वक वर्णन कीजिए, ये भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि नर गैमेटोफाइट की पहली कोशिका है क्या? परागकण। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें परागकण की संरचना का विस्तार पूर्वक वर्णन दिखाओ। तो परागकण के बारे में हम बात कर रहे थे। परागकण को सूक्ष्म बीजाणु भी कहते हैं, माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, या लघु बीजाणु। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि लघु बीजाणु या सूक्ष्म बीजाणु की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परागकण के बारे में ही पूछ रहा है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब परागकण की संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। परागकण क्या होते हैं? नर गैमेटोफाइट की पहली कोशिका होती है। ये आपको याद रखना है कि ये परागकण जो होते हैं वो नर गैमेटोफाइट की पहली कोशिका होते हैं। पहली कोशिका यही होती है, इसी से नरयुग्मक बनेंगे। वो कैसे बनेंगे हम वो भी सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो परागकण जो होते हैं वो गोल या अंडाकार होते हैं। ये पराग जो कण होते हैं वो गोल या अंडाकार, जैसे ये मान लीजिए गोल है तो ये परागकण गोल या अंडाकार होते हैं। अब इसमें दो आवरण होते हैं। जो परागकण होता है उसमें दो आवरण होते हैं। अब आपको ये पता है कि परागकण कहाँ बनते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो परागकण कहाँ बनते हैं ये भी पूछ सकता है बेसिक से कि परागकण कहाँ बनते हैं? परागकोश में। आपको याद रखना है कि जो परागकण होते हैं वो परागकोश में बनते हैं। और परागकण किस क्रिया के अंतर्गत बनते हैं? हमने आपको पिछले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आपको ये सभी बेसिक्स परागकण के बारे में याद रखने हैं कि यह नर गैमेटोफाइट की पहली कोशिका है। परागकण को हम इंग्लिश में पॉलिन ग्रेन, सूक्ष्म बीजाणु भी कह सकते हैं, लघु बीजाणु भी कह सकते हैं। और परागकण का निर्माण किसमें होता है? परागकोश में। परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। और परागकण का निर्माण किस क्रिया के अंतर्गत होता है? हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्रिया है उसी के अंतर्गत परागकण का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में जो हमने चित्र भी बताए थे वो भी आपको पिछले वीडियो में जाकर सभी देख लेने हैं। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसे बिल्कुल क्लियर कर लेना है। तो दोस्तों ये तो हैं सभी बेसिक्स परागकण के बारे में। परागकण को हम पॉलिन ग्रेन, सूक्ष्म बीजाणु, लघु बीजाणु कह सकते हैं। हम बार बार इसीलिए बोलते हैं कि आपको याद हो जाए, और अगर एक बार माइंड में सही से बैठ गया तो नहीं निकलेगा। परागकण होते हैं वो परागकोश में बनते हैं, और परागकण जो परागकोश में बनने की क्रिया है वही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। तो दोस्तों जो परागकण होते हैं वो गोल या अंडाकार होते हैं। इसमें दो लेयर होती हैं, दो आवरण होते हैं। कौन कौन से आवरण होते हैं? पहला आवरण क्या होता है? जो पहला आवरण होता है वो कठोर एवं खुरदुरा होता है। इसे बाह्यचोल या एक्साइन कहते हैं। ये जो पहला आवरण होता है वो खुरदुरा होता है। तो खुरदुरे आवरण को हम इस तरह से बना सकते हैं, कांटोदार। ये क्या है? खुरखुरा है। ये बाहरी आवरण होता है और खुरखुरा होता है, ये कठोर होता है। ये इसे हम बोलते क्या हैं? इंटाइन, INTINE। ये इंटाइन होता है, सॉरी एक्साइन। इंटाइन इसके अंदर वाला होता है। एक्साइन जो भाग होता है ये बाहरी होता है, और जो बाहरी लेयर होती है वो एक्साइन होती है। ये कठोर होती है। ये दोस्तों कठोर होती है और खुरदुरी होती है, इसलिए हम इसे इस तरह से बना सकते हैं, खुरदुरा हम दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये बाहरी लेयर हो गई एक्साइन। एक्साइन मतलब बाहरी लेयर एक्साइन। और
भीतरी लेयर क्या होती है, वो होती है इंटाइन। जो हमने पहले लिख दिया था वो इंटाइन थी। और इंटाइन कैसी होती है, ये जो बनी है ये इंटाइन ही है, इंटाइन लेयर है। इंटाइन लेयर कैसी होती है, बहुत ही मुलायम होती है और पतली होती है। ये जो लेयर है ये वाली, ये जो है ये एक्साइन है, और जो भीतरी लेयर है वो इंटाइन है और वो बहुत ही पतली एवं मुलायम है। ये जो लेयर है ये खुरदरी एवं कठोर होती है जिसे एक्साइन कहते हैं और बाहर की ओर होती है, और जो अंदर की ओर होती है वो इंटाइन और जो क्या होती है बहुत ही पतली एवं मुलायम। ये दो लेयरें हो गई किसकी, परागकण की। अब परागकण होता है, उसका जो एक्साइन भाग होता है उसमें एक जनन छिद्र होता है। जनन छिद्र को हम इस तरह से बना देते हैं, ऐसे करके बनाते हैं जब संरचना, तो इस तरह से प्रदर्शित कर देते हैं। ये क्या होता है, जनन छिद्र। जनन छिद्र होता है दोस्तों, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर ये जो होता है जर्म पोर, ये किस भित्ति में होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये परागकण की जो संरचना होती है वो किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, एक्साइन। जो बाहरी लेयर होती है एक्साइन, उसमें क्या पाया जाता है, जर्म पोर, जनन छिद्र पाया जाता है। और ये तो बात हो गई एक्साइन की, ये जो बाहरी लेयर में जर्म छिद्र पाया जाता है। और जो भीतरी लेयर होती है इंटाइन, उसमें एक बड़ा केंद्रक होता है। ये किस में होता है, इंटाइन में। तो आपको इसके बारे में दो चीजें याद रखनी है कि जो इसकी बाहरी लेयर एक्साइन और भीतरी लेयर इंटाइन। एक्साइन जो होती है दोस्तों वो खुरदरी और क्या होती है, कठोर। ये एक्साइन की बात हो गई। और जो इंटाइन होती है वो पतली एवं मुलायम। ये इंटाइन। जो एक्साइन होती है वो बाहरी लेयर, ये बाहरी होती है, बाहर की ओर होती है जो परागकण में, वो एक्साइन। और जो अंदर की ओर होती है वो इंटाइन। तो बाहरी लेयर एक्साइन जो खुरदरी एवं कठोर होती है, और अंदर की लेयर इंटाइन जो पतली एवं मुलायम होती है। एक्साइन में क्या पाए जाते हैं, जर्म पोर। ये चीज आपको याद रखनी है। जब हम परागकण का अंकुरण पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम जर्म पोर के बारे में अच्छे से याद करेंगे। तब हम सोचेंगे कि हमने जर्म पोर कहाँ पर पढ़ा था। तो आपको भूलना नहीं है कि जर्म पोर जो एक्साइन भित्ति होती है परागकण की, उसमें पाया जाता है। और इंटाइन में भी एक चीज पाई जाती है, क्या पाया जाता है, बड़ा केंद्रक। ये भी परागकण का अंकुरण होगा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये दोनों चीजें। बस आपको याद रखना है कि जो एक्साइन भित्ति में जर्म पोर होते हैं और इंटाइन भित्ति में एक बड़ा केंद्रक होता है। तो इस तरह से परागकण की संरचना कंप्लीट हो गई। बस इतना ही सा है इसमें, ये जो इतना लिखा है बस आपको यही याद रखना है कि जो एक्साइन भित्ति होती है वो खुरदरी एवं कठोर, जिसे हम इस तरह से कांटोदार प्रदर्शित कर सकते हैं। और कांटों द्वारा प्रदर्शित कर दिया, इसका मतलब वो कठोर है और खुरदरी भी है। उसमें क्या पाया जाता है, जर्मपोर। ये इस तरह से हम जो प्रदर्शित करते हैं ये होता है जर्मपोर। और जो इंटाइन में एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है, ये आपको याद रखना है कि इंटाइन भित्ति जो पतली एवं मुलायम है, ये भित्ति पतली एवं मुलायम है, उसमें बड़ा केंद्रक। और जो बाहरी भित्ति है वो खुरदरी और कठोर है, उसमें जर्मपोर। आपको बस यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि एक्साइन भित्ति में जर्मपोर। लास्ट बात जो परागकण की संरचना की है वो क्या है, एक्साइन भित्ति में जर्मपोर, बाहरी भित्ति में जर्मपोर, और जो अंदर की भित्ति इंटाइन है उसमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि जर्मपोर कहाँ पाया जाता है, एक्साइन भित्ति में, और जो बड़ा केंद्रक होता है एक, वो किस में पाया जाता है, इंटाइन भित्ति में। तो इस तरह से हमने परागकण की संरचना के बारे में अध्ययन कर लिया। इसमें दो लेयरें होती हैं बस, और इसमें क्या क्या पाया जाता है ये आपको याद रखना है। एक्साइन में जर्मपोर और इंटाइन में एक बड़ा केंद्रक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं हम कि परागकण अंकुरित कैसे होता है। परागकण की संरचना के बारे में हमने जान लिया, और परागकण अंकुरित कैसे होता है, जो परागकण की संरचना है वो हमने अच्छे से पढ़ ली। अब परागकण अंकुरित कैसे होता है
वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। वो इस क्लास में अगर करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए उसे हम एक अगली क्लास में अलग से अच्छे से समझाएंगे। और उसमें चित्र भी हैं, चित्र जो स्टेप वाइज बनाने हैं कि किस तरह से अंकुरित होता है, ए स्टेप में क्या होता है, बीज जो दूसरी स्टेप, फिर तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में, इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे कलरफुल चित्रों से समझाएंगे। तो दोस्तों परागकण की संरचना के बारे में जान लीजिए, क्योंकि जब परागकण का अंकुरण टॉपिक आएगा तो आपको परागकण के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि इसमें 2 लेयरें होती हैं और किस में जर्मपोर पाए जाते हैं, किस में बड़ा केंद्रक पाया जाता है। जर्मपोर पाए जाते हैं एक्साइन में, बड़ा केंद्रक इंटाइन में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कि परागकण का अंकुरण कैसे होता है। दोस्तों इसी तरह से बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट और डायग्राम सभी के सहित पढ़ना है तो दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, परागकण का अंकुरण कैसे होता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।